Hey guys, if you're a fan of Indian basketball, then subscribe to this channel and don't forget to press the bell icon. सर, सबसे पहले हम बहुत थैंक यू हमें अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। हम जानना चाहेंगे सज्जन सिंह चीमा जी की बास्केटबॉल की कैरियर की शुरुआत कैसे हुई। हाँ, तिवारी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप मेरे को ये मौका दे रहे हैं इंटरव्यू लेकर। ये है कि हमारी फैमिली में जो बास्केटबॉल आया, सबसे बड़ा भाई हमारा बलकार सिंह चीमा जो है वो खेलते थे और 73-2 में उन्होंने स्टार्ट किया था गेम। उनसे पहले कोई भी हमारे फैमिली में बास्केटबॉल प्लेयर नहीं था और इवन मेरे पेरेंट्स ने शायद बास्केटबॉल की ग्राउंड भी नहीं देखी होगी। तो वो आर्मी में थे, तो आर्मी में उनकी हाइट की वजह से, उनकी हाइट लंबी, हमारी फैमिली में सबकी लंबी हाइट है, तो हाइट की वजह से एक कैप्टन ने उनको जबरदस्ती जो है बास्केटबॉल शुरू करवाया। और वो 2-3 साल में ही 2 साल में, उस टाइम सर्विसेज बहुत अच्छी टीम थी, तो नेशनल चैंपियन थी कंटिन्यूसली 18 साल, एक साल छोड़ के बाकी कंटिन्यूसली 18-20 साल वो नेशनल चैंपियन रही है। और उस टीम में तीसरे साल ही वो सर्विसेज टीम में खेलने लग गए और उसके बाद वो चौथे साल तकरीबन वो इंटरनेशनल जो है वो बन गए प्लेयर। उसके बाद मेरा दूसरा भाई भी वो कबड्डी खेलता था, 6'5" हाइट थी उसकी, तो उसने बास्केटबॉल शुरू कर दिया और बलकार सिंह चीमा जो सबसे बड़े थे उन्होंने शुरू करवाया उसको कि आपकी हाइट अच्छी है तो आप भी बास्केटबॉल खेलो। सो उन्होंने जब शुरू किया तो वो भी 2-3-4 साल में ही बहुत अच्छे प्लेयर बन गए और इंडिया टीम में वो भी खेले। उसके बाद मैंने उनको देख के स्टार्ट किया गेम और उसके बाद मेरा छोटा भाई और सारी फैमिली जो है वो बास्केटबॉल खेलने लगी। और एक टाइम था जब हम 16 में 3 भाई थे इंडिया कैंप में, 16 में, और लास्ट में जो सिलेक्शन हुआ था खाली मेरा हुआ था, पर तीनों हम तब तक इंडिया के लिए खेल चुके थे। तो ये ऐसे हमारी फैमिली में बास्केटबॉल जो है वो आया। बिल्कुल सर, आपकी बात करें तो आपने पंजाब की टीम से पहली बार कब खेला, उसके बाद इंडियन टीम में पहली बार एंट्री कब हुई, उसके बारे में बताइए सर। मैं सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप है, वैसे जो प्री एशियन एक कंपटीशन हो जो जहाँ इंडिया टीम की सिलेक्शन होती है, प्री एशियन, वो मैं पहले ही खेल चुका था तकरीबन 1980 में, और तब मैं कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद जो मेरी फर्स्ट नेशनल है वो आंध्र प्रदेश से है, क्योंकि उधर हैदराबाद मेरा जो आर्मी में भाई था बलकार सिंह चीमा, मैं उसके पास प्रैक्टिस के लिए चले गया था, तो उधर मेरे को भर्ती कर लिया और 2 साल तकरीबन उधर रहा। और मेरी जो फर्स्ट नेशनल है वो आंध्र प्रदेश से है। दूसरी नेशनल जो मैं 79 में खेला, वो 80 में खेला, वो सर्विसेज से खेला मैं। और उसके बाद मैं लगातार पंजाब से तकरीबन 17 साल जो है नेशनल चैंपियनशिप खेला। और मैं 81 में फर्स्ट टाइम इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गई थी मेरी, और वो भी मैं उसके पहले जो है कैंप के लिए तकरीबन 50 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया था, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। नेशनल, इंदौर नेशनल में सिलेक्ट किया था। उसके बाद एक कंपटीशन हुआ फेडरेशन कप बर्दवान में, तो उधर मेरी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। फर्स्ट मेरा वो नेशनल लेवल का जो अच्छा टूर्नामेंट में खेला, तो तभी स्टार्टिंग ही थी कैरियर की। तो उधर मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कि फेडरेशन कप में 6 मैच टोटल पंजाब टीम खेली और मेरे 299 स्कोर थे उस चैंपियनशिप में। तकरीबन 50 स्कोर पर मैच। उस टाइम पे 3 पॉइंटर भी नहीं था, तो खाली 2 पॉइंटर ही थे। तो उसमें मेरे जो इतने स्कोर हुए, तो उधर मेरे को 50 के बाद 51वां मेरे को लिया कैंप में। तो उसके बाद तो फिर मैं इंडिया टीम में भी फर्स्ट 5 में खेला था। तो ये मेरा जो शुरुआत है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल। बिल्कुल
बात करें, आपने वर्धमान नेशनल के बारे में बात बताई, वहाँ वो जो नेशनल रहा वो सबके लिए मेमोरेबल है, हमारे लिए भी मेमोरेबल है। तो क्या मतलब उस नेशनल के लिए कुछ एक अलग माइंडसेट से गए थे कि वो सडनली सारी चीजें होती चली गई, बस होती चलेगी, हर मैच बाय मैच आप अच्छा परफॉर्मेंस करते चले गए? एक्चुअली वो नेशनल चैंपियनशिप नहीं थी, फेडरेशन कप था। तो फेडरेशन कप। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली मैं तब नया नया था, अभी अच्छा खेलना शुरू ही किया था। मेरी गेम के बारे में किसी को पता नहीं था कि ये इतना अच्छा हो गया, और मैं तकरीबन 1 साल में बहुत अच्छा हो गया था। तो लोगों को पता नहीं था इतना, किसी प्लेयर को, कि मैं इतना अच्छा हूँ, इतनी अच्छी शूटिंग हो गई है मेरी। तो मेरे को डिफेंस शायद कि मेरे को उतना टाइट डिफेंस नहीं मिला, तो उनको पता भी नहीं चलता होगा कि ये क्या करता है। उसके बाद तो फिर इतना स्कोर नहीं हुआ इस करके कि डिफेंस टाइट लगनी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा ध्यान देने दिया जाने लगा मेरे पे। तो वो जो फर्स्ट टाइम, बस मेरे को भी पता नहीं है कि मैं कितना इतना अच्छा खेल गया। तो वो एक मेमोरेबल है, और मेरे को खुद को पता नहीं है कि इतने इतने स्कोर, एक मैच में 67 स्कोर थे मेरे, और किसी में एक में मिनिमम जो थे वो 39 के 40 के करीब थे। तो जो एवरेज है फिर वो 50 चले गया। बहुत मैं समझता हूँ कि मेरे को खुद को हैरानगी है कि इतने स्कोर जो है वो, उसके बाद 45 48 50 स्कोर तो कई बार हुए हैं मैचेस में मेरे। और नेशनल चैंपियनशिप में भी मैं 3 नेशनल चैंपियन में, नेशनल चैंपियनशिप में मैं हाईएस्ट स्कोरर था, और बहुत सारी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में तकरीबन मैं हाईएस्ट स्कोरर होता था, जहाँ अजमेर सिंह और एक दो प्लेयर और थे जो कभी वो कभी वो, पर मैं मैक्सिमम टूर्नामेंट्स में, मैक्सिमम नेशनल चैंपियनशिप में हाईएस्ट स्कोरर रहा हूँ। बिल्कुल सर। अगर बात करें सर, पंजाब के बारे में बात हुई, अब इंडियन टीम के बारे में चलते हैं। इंडियन टीम के लिए आपके टेन्यूर के बारे में बताएं, तो कितने साल इंडियन टीम के लिए खेले, और कोई एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट, इम्पोर्टेंट मैच जो आपको हमेशा याद रहेगा आपकी लाइफ टाइम में, उसके बारे में बताएं। वैसे तो तीन मैचेस है। मैं 81 में फर्स्ट टाइम खेला, और लास्ट जो 86 में मेरा था। तो जब मेरे को टीम से निकाला भी, तो मेरे को गेम की वजह से नहीं निकाला। मेरा सिर्फ इतना कसूर था कि मैं टीम का वाइस कैप्टन था, हांगकांग में टीम गई थी, और जो हमें पॉकेट मनी मिला था वो टूर्नामेंट की कमेटी की तरफ से मिला था, पॉकेट मनी। और मैंने मांगा कि ये जो प्लेयर्स को मिला है वो प्लेयर्स को मिलना चाहिए जो टूर्नामेंट कमेटी ने दिया है। तो हमारे मैनेजर साहब थे, कोच साहब थे, वो बोले नहीं, एयरपोर्ट टैक्स लग गया, ये लग गया, वो लग गया। तो कहा मैं फर्स्ट ट्राई में खेल के आया और अच्छा खेला, और आते ही कलकत्ता नेशनल चैंपियन में सिलेक्शन हुई, और मेरे को 50 में नहीं दिया। तो मैं भी नहीं इतना कि जो प्रोटेस्ट किया। मैं बोला ऐसा होता ही है, जो फेडरेशन है, किसी प्लेयर को इतना बोलने का हक भी नहीं, हक मांगने का हक भी नहीं है। तो मैंने भी फिर कोई रिएक्ट नहीं किया। मैं बोला ठीक है, बहुत खेल लिया जी। तो बिल्कुल। उसमें मैं आपने मैचेस के बारे में पूछा है, तो कई मैचेस हैं वैसे तो, पर मेरा एक रशिया के साथ मैच था, यूएसएसआर तब था, उसके साथ मैच है। मेरे ख्याल में उस टाइम 38 के कितने स्कोर थे, वो बहुत अच्छा मेरा मेमोरेबल है। और एक फिलिपाइन के साथ हम लोग खेले थे, जब वो ये एशियन बास्केटबॉल कॉन्फेडरेशन चैंपियनशिप हुई थी। तो फर्स्ट मैच हमारा उसके साथ था, फिलीपीन के साथ। तो उसमें 2 यूएसए के प्लेयर्स जो है वो खेल रहे थे, और वो उस टाइम वो चैंपियन भी थी, उस टाइम की वो कुआलालंपुर में हुई थी, सॉरी हांगकांग में हुई थी। तो मेरे को याद है कि वो जोन डिफेंस खेल रहे थे, और मैं बार मेरे को बॉल मिले, और फर्स्ट 21 स्कोर है वो मेरे ही थे। 7 3 पॉइंटर मारी, और 7 ही बीच में गई वो। तो
उसके वो भी बहुत अच्छा, बाद में कोच ने मेरे को निकाल दिया कि नेक्स्ट मैच के लिए बाहर बिठा लिया मेरे को। तो वो भी एक बहुत अच्छा मैच था मेरा, वो जो मेरे को याद है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि पॉकेट मनी के इशू, आपने जो एक रेस किया था, वो क्वेश्चन उठाया था, उसकी वजह से आपको इंडियन टीम से उठाया गया, इंडियन टीम से बाहर निकाला गया। उसके बाद अगर बात करें तो सर, उस टाइम भी राजनीति थी, इस टाइम भी राजनीति है, और मतलब ये शायद कभी, मेरे ख्याल से ऐसी चीजें हैं कि ये कम हो सकती हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकती। और आप भी अब फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं। तो आप आप अगर मतलब आप इलेक्शन जीत के आते हैं तो सबसे पहले चीज है वो बास्केटबॉल, तो आपकी जो हमेशा पहचान है वो बास्केटबॉल प्लेयर के ही उस पर रही है और हमेशा एक रहेगी भी। तो आप क्या चेंजेस लाने चाहेंगे? ये जो पॉलिटिक्स जो चलती रहती है इसको कैसे खत्म करेंगे? देखो, मेरे ख्याल में ये खत्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आदमी बोलता है, सच बोलता है, जो आदमी बास्केटबॉल को कुछ देता है, तो इनको मंजूर नहीं रहता वो। मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूँ। ये चाहते हैं कि हमारी चमचागिरी करो, जैसे हम बोलते हैं वैसे करो, जाके उनके पास। तो ये काम हम नहीं कर सकते। वैसे जो बास्केटबॉल के लिए जो कुछ करना है, मैं ये कोई मेरे को ये ज्यादा शौक भी नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं है। जो आपकी फेडरेशन है, तो इन्होंने कभी भी याद ही नहीं किया मेरे को। उनको पता भी नहीं है कि सज्जन सिंह ठीक रहते हैं, फेवरेट रहते हैं, उनको सिलेक्शन कमेटी में उनको बार मैनेजर भेजना बहुत छोटी बातें हैं, पर ये छोटी बातें करते हैं। तो मैं बस चाहता हूं कि अगर बास्केटबॉल में सिलेक्शन फेयर हो, अच्छे कैंप लगे और बहुत ईमानदारी से काम किया जाए, तो इंडिया टीम खराब नहीं है। इंडिया टीम बहुत आगे जा सकती है, इंडिया टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है। अभी मैं ये नहीं बताना चाहता अपने अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा कुछ किया है बास्केटबॉल कर, पर मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं किया है बास्केटबॉल के लिए। मैं ठीक है, बिना किसी लालच के, क्यों नहीं, आज सज्जन सिंह की पहचान है तो बास्केटबॉल की वजह से है। मैंने पंजाब में तकरीबन 35 ग्राउंड्स अपनी एफर्ट्स से बनवाई हैं। जहां जहां भी मेरी पोस्टिंग रही है, मैं बच्चों को इकट्ठे करके उनको खिलाता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, उनको अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देता हूँ, उनको पढ़ाई में ध्यान देने के लिए बोलता हूँ। और आज मेरे गांव में मेरे ख्याल में सबसे पंजाब में अच्छा जो चल रहा है वो मेरे गांव में चल रहा है। मेरे को ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैं तकरीबन 100 बच्चा, 2 ग्राउंड है और मेरा छोटा सा गांव है, सिर्फ 400 वोट है उनकी, उस गांव की, और डबल ग्राउंड है, 2 ग्राउंड्स है, और लाइटें लगी हुई है, छोटा सा जिम बनाया है। वो सारा कुछ मैंने अपने एफर्ट से बनाया है। और उधर 100 बच्चा रोज प्रैक्टिस करता है, लड़के लड़कियां, जिनको ये बताया जाता है कि आप सबसे पहले अच्छे इंसान, उसके बाद पढ़ाई में ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई करो, और तीसरे नंबर पे गेम रखा है। तो आप हैरान होंगे कि हर कैटेगरी में तकरीबन 1, 2, 3 बच्चे जो है हमारे गांव के खेलते हैं। तो ये मैं बास्केटबॉल के लिए कर रहा हूँ। और टूर्नामेंट्स मेरे ख्याल में जितने मैं जहां भी कहीं मेरी पोस्टिंग रही है, ये सारा बास्केटबॉल प्लेयर इंडिया के जानते हैं कि जहां मैं टूर्नामेंट करवाता हूँ, खुला पैसा, इतनी फैसिलिटीज, इतना ख्याल रखना, इतने अच्छे टूर्नामेंट करवाए हैं कि उसके बाद मेरे नहीं ख्याल में कोई ऐसा टूर्नामेंट किसी ने करवाया होगा। सो मैं बास्केटबॉल के लिए मैं सारी जिंदगी करता रहूंगा। पर मैं ये फेडरेशन या एसोसिएशन जो भी ये करती है उनकी मर्जी है, मेरे को याद करें ना करें, मेरे को जरूरत भी नहीं है कि मेरे को कोई याद करे। तो बास्केटबॉल ने मेरे को दिया, मैं बास्केटबॉल को देता रहूंगा जब जब तक मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक उठाया, और आप जितना काम कर रहे हैं बास्केटबॉल के लिए वो हमेशा से एक अननोटिस रहा है। चाहे लुधियाना एकेडमी में जब भी जितने नेशनल हुए उसमें आपने कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और जब भी पंजाब में टूर्नामेंट्स हुए हैं और जितने भी पंजाब में टूर्नामेंट्स को लेके ये सारी चीजें हुए हैं, वहां पे आपका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कभी थोड़ा सा एक दुख रहता है कि पंजाब और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से जो आपको सम्मान मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिला।
नहीं, मेरे को जरूरत भी नहीं है इनके सम्मान की। जहाँ कोई अपने आप सम्मान कभी मांग के नहीं लिया जाता। देंगे तो कोई बात नहीं है, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है। मेरे लिए बास्केटबॉल इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बीएफआई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पंजाब बास्केटबॉल एसोसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं। मेरे को बास्केटबॉल ने जो कुछ दिया है, बास्केटबॉल ने दिया, मैं बास्केटबॉल के लिए कर रहा हूँ। मैं कभी मांगूंगा भी नहीं है कि मेरे को यार दे दो, ये करो। मैं कोई कुछ नहीं कभी किसी से मांगता। सो मेरे को कोई गिला भी नहीं है, सच जानिए, मेरे को कोई गिला नहीं है। मेरे को अगर मैं इनसे इनके जाके मिलूंगा, इनको सलाम करूंगा, इनको ये करूंगा वो करूंगा, तो क्या मेरे को कहीं टीम के साथ मैनेजर भेज देंगे या किसी सिलेक्शन कमेटी में ये कर देंगे कि सिलेक्शन कमेटी के आप चेयरमैन बन जाओ, मेंबर बन जाओ। मेरे को इनको इन बातों की जरूरत नहीं है। मैंने लुधियाना नेशनल में एक काम किया था, जितने भी अर्जना वार्डी थे, मैंने पंजाब एसोसिएशन को बोल के ये बोला था कि कम से कम, जैसे कल अब्बास भाई को हमने देखा, वासी भाई को, हमारे वो हीरो हैं, हम उनको देखते रहे हैं, बचपन में खेलते हुए देखते रहे हैं, तो हमें देख के उनको खुशी होती है। और ये एक परिवार है, मैंने इकट्ठा किया। मैं सोचा इस नेशनल में अपनी एसोसिएशन को बोला कि मैं पूरा खर्चा करूंगा, मैं सब कुछ उनको गिफ्ट वगैरह मैं दूंगा, सब सेवा मैं करूंगा उनकी। तो सर आप ये कौन उनको से सिर्फ नेशनल बुला की बात है, लीजिए, कौन से किराया नेशनल की भी बात है? देंगे, सब कुछ। मतलब कौन सी ईयर की ये नेशनल में है? लुधियाना, मेरे को याद नहीं है, सन नहीं मेरे को याद। लुधियाना नेशनल था, मैं उधर 2009 या शायद 2012 वाला? ये 9 वाला होगा, शायद 9 वाला होगा। हाँ जी। तो उधर बुलाया और उनको पूरे अर्जना वाडी को बुलाया मैंने, और बहुत इज्जत मान दिया, उनको सम्मानित किया, सब कुछ गिफ्ट वगैरह मैंने खुद अपने अपने खुद मैंने दिया। तो मेरा एक उसके पीछे एक पर्पस था कि यार जितने भी ये बच्चे हैं आज खेल रहे हैं, इनको चाहिए ये देखेंगे, अर्चना वाडी को देखेंगे, और ये उनकी भी इज्जत होगी और बच्चों को भी देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद मैं ये सोचा था कि नेक्स्ट कभी मेरे को मौका मिला तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर जो है उनको इकट्ठा करेंगे, एक दिन के लिए उनको बुलाएंगे, 2 दिन के लिए बुलाएंगे। क्या फर्क पड़ता है अगर 100 प्लेयर आ जाता है, तो उनको ठहराने के लिए, खाने के लिए कुछ गिफ्ट दे दोगे, इज्जत मान दे दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेरा वो एम था, पर शायद फेडरेशन को मंजूर भी नहीं है ऐसा काम। वो हमारे कितने अर्चना वाली है, अभी मेरे ख्याल में 2-3 की तो बेचारे की डेथ हो गई, और टोटल 17 है, उसमें से 14 कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। अगर 10 अर्चनावादी को बुला लें ये नेशनल में और पूरा उनको इज्जत मान दे, तो इनकी इज्जत बढ़ेगी, बच्चे देखेंगे यार ये हमारे पास अर्चनावादी आए हैं। पर ये ध्यान नहीं है इनका। मेरे को कुछ इनसे चाहिए नहीं है, मैं सच बोलूंगा कि इनका ध्यान नहीं है इधर। ये सोचते हैं कि हमें जो पावर मिली है, जो हमारी है, ये लोग जो आए हमारे इधर बैठे, हमारी चमचागिरी करें, तो फिर हम इनको बुलाएंगे। तो वो हमें जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल सर, अगर बात करें कि पंजाब के खिलाड़ियों के बारे में, आप लोग अपने टाइम में काफी एक डिसिप्लिन खिलाड़ी रहे हैं, अपने डिसिप्लिन आप लोग के लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट एक रहा है। लेकिन आज के खिलाड़ियों के बारे में बात करें, पंजाब से जो खिलाड़ी आते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन की जो है वो कहीं ना कहीं कमी दिखती है, जिस वजह से या तो वो डोपिंग में कभी फंस जाते हैं या उनपे किसी भी चीज को लेके बैन लग जाता है। तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? और आपने जैसा कि आप बताया भी कि अमजोत को लेके जब अमजोत पे बैन लगा तो आपने उससे बात भी की, उनको समझाया भी। तो अमजोत से आपकी क्या बात हुई और आपने उन्हें क्या समझाया, इसके बारे में बताइए। देखो, जो अमजोत जैसे, अमृतपाल जैसे, सतनाम जैसे प्लेयर कभी पैदा होते हैं, बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और उनका पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। उनको सजा देना, अगर झगड़ा हो गया 2 प्लेयर के बीच में और उनको निकाल दिया टीम से, ये निकाला है। हाँ, डोप टेस्ट में मैं नहीं इनको मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, पर इनको टाइम टू टाइम काउंसलिंग, टाइम टू टाइम इनको गाइड करना चाहिए। ये बच्चे हैं, इनको गाइड करना चाहिए। सजा बाद का हल है, उसके बाद अगर समझाने के बाद भी ये नहीं ठीक होते, उनको पता चलना चाहिए कि हमारा फ्यूचर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब वो अच्छा खेलते हैं तो दिमाग चले जाता है, ऊपर चढ़ जाता है दिमाग, और उनका दिमाग खराब होता है, उसके बाद वो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। पर मैं ये बोलता हूँ कि अगर उनकी काउंसलिंग हो, मैं अमजद को एक दिन एक आधा घंटा मैं उसके पास बैठा और उसको बताया, मैं बोला बेटे दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि तू गुम हो जाएगा बास्केटबॉल फील्ड से, बिल्कुल अगर ऐसे होगा बदनामी तेरी होगी, और दूसरा रास्ता है कल तेरे को अर्जुना अवार्ड मिलेगा, उससे ऊपर जा सकता है, तेरा नाम होगा, है ना। उसको काफी समझाया और वो समझा भी, और मेरे को विश्वास है कि वो आज के बाद कभी गलती नहीं करेगा, इसके बाद कभी गलती नहीं करेगा। इनको समझाना चाहिए, ये बच्चे हैं, सबको बिठा के काउंसलिंग करना चाहिए, इनको मोटिवेट करना चाहिए, समझाना चाहिए। ये क्या है कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसको निकाल दो, किसका नुकसान है? इंडिया का नुकसान है। इंडिया की पोजीशन आ सकती थी और उनको सबको निकाल दिया। ठीक है ये गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा, इनडिसिप्लिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ये प्लेयर इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, पर सजा देने से पहले उनको पूरा मौका देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उसके बाद उनको सजा दें, क्योंकि ये मामला खाली ये बीएफआई का नहीं है, ये इंडिया की इज्जत का सवाल है। अगर ऐसे प्लेयर हमें मिले हैं, इनको संभाल के, इनको समझा के अगर इंडिया की पोजीशन आ जाती है, हम मेडल टैली में आ जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे इनको चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं तो अगर मेरे पास आएंगे तो मैं तो समझाऊंगा इनको, बहुत उनको काउंसलिंग करूंगा, ताकि वो लाइन से इधर उधर ना जाए। लेकिन 3 साल का बैन है अमजोद पे, अब अगर बैन नहीं हटा तो कहीं ना कहीं ये करियर खत्म हो जाएगा उनका। ये तो खत्म ही हो जाएगा जी। अभी अभी उसको मेरे ख्याल में तो 10 साल हो गए खेलते हुए, तो ये तो खत्म हो जाएगा, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। और मैंने नहीं देखा आज तक हिंदुस्तान में इतना अच्छा प्लेयर जो है, तो कोई भी, तो उसका तो खत्म है कैरियर। और दूसरे भी प्लेयर है, इसके बाद मेरे को आगे कोई इतना बड़ा दिख नहीं रहा, इतनी अच्छी हाइट और इतना अच्छे प्लेयर नहीं मेरे को दिख रहे। सो ये तो बहुत दुर्भाग्य बात है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया है। ये पिछले 3-4 साल में जो मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर सुन रहा हूँ मैं, तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। बिल्कुल सर, अगर बात करें, आप भी मतलब ज्यादा बास्केटबॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ और चीजों में हैं जुड़े हैं जिससे बास्केटबॉल का आप और बढ़ा सके, तो अगर बात करें सर इंडियन टीम के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इंडियन टीम के परफॉर्मेंस के बारे में जितना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या एनालाइज कर रहे हैं, कहाँ हम बढ़ रहे हैं, हमें और क्या करने की जरूरत है? देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितना मैं अभी बहुत ज्यादा इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ कि मेरे को इंडिया टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनके नाम भी याद नहीं है। मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं इधर थोड़ा जो पॉलिटिक्स में फंस गया, तो इधर मेरा ज्यादा टाइम डिवोट करता हूँ। पर मैं बस एक बात चाहता हूँ कि हमें सब प्लेयर्स को मिलके जहां भी कोई बैठा है वो कंट्रीब्यूट करे, और जो हमारे जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, ये है वो है, सब जो है वो मिलके एक निशाना होना चाहिए कि हम बास्केटबॉल को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जाएं। मैंने सुना है कि जो पीछे जो लीग चली थी यूएसए से, यूबीए, वो यूबी है, यूबी है, तो उसका नुकसान क्या था? प्लेयर्स को पैसा मिलता है, प्लेयर मोटिवेट, पैसा मिलेगा, बच्चे जो है वो देखेंगे कि यार हमारे सीनियर प्लेयर को इतना पैसा मिल रहा है, हम भी बास्केटबॉल खेलें। तो उस क्यों बंद हो गया मेरे को पता नहीं है। मैं ये जो सुना है, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, कि वो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया उनको कोऑपरेट नहीं करती, इनके दोनों के डिफरेंसेस की वजह से वो बंद हो गई। तो नुकसान किसको हुआ? प्लेयर्स को नुकसान हुआ, बास्केटबॉल को नुकसान हुआ। क्या ये चाहते हैं कि ये प्लेयर भूखे मरे और इनको कोई पैसा ना मिले, कोई नौकरी नहीं मिल रही और पैसा ना मिले, और उस हालत में वो बास्केटबॉल खेलने? तो कौन पेरेंट्स जो है वो बास्केटबॉल में लेके आएगा कि यहाँ एक अपनी तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हैं, उधर क्रिकेट देख लो, कबड्डी देख लो, दूसरी गेम्स देख लो जिनमें लीग चल रही है, करोड़ों रुपए प्लेयर्स जो कमा रहे हैं, और हर बच्चा जो है सोचता है कि यार मैं भी क्रिकेटर बनूं क्योंकि उधर पैसा है, मैं भी कबड्डी खेलूं, अभी नेशनल स्टाइल कबड्डी जो है
वो भी बहुत पैसा मिल रहा है। सो ये नहीं करना चाहिए था इनको। कोई भी डिफरेंसेस है बैठ के आपस में कोऑपरेट करके, जहां प्लेयर्स का फायदा है। अगर प्लेयर है तो बीएफआई है, प्लेयर है तो पंजाब बास्केटबॉल एसोसिएशन है, अगर प्लेयर नहीं है तो बाकी खाली ऑफिशियल को क्या करना है, जो घूम के आ जाएंगे बस इतना ही है कि बाहर कंपटीशन में जाएंगे घूम के आ जाएंगे, बस इतना बहुत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन्होंने वो लीग जो है पता नहीं किस कारण के बंद हो गई और बंद नहीं होनी चाहिए थी। सज्जन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। काफी बिजी स्केड्यूल चल रहा है आपका, और बास्केटबॉल को लेके जब भी आपसे बात हुई है मेरी, तो हमेशा एक मोटिवेशन ही मिला है। जब भी आपके काम को लेके और कुछ किसी भी चीज को लेके हम घंटों घंटों बात किए हैं कि कैसे बास्केटबॉल को लेके इतना मतलब चीजें हुई और ये सारी अननोटिस गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। और हमारी आशा यही रहेगी कि आप इलेक्शन जीत के आए, पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने, और बास्केटबॉल ही नहीं और जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनका आप भला करें, क्योंकि आपसे सभी की, मेरी और सभी लोगों की उम्मीद है। और कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में पंजाब आऊं और आपसे पर्सनली मिलूं और आपसे बातें एक्सचेंज करें, और कुछ बास्केटबॉल को लेके कुछ और हम लोग एक साथ अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक बार इस बात की माफी चाहूंगा, सच बोल रहा हूँ। अगर सर, किसी सच को मेरी बोलने की बात कोई बुरी माफी नहीं लगी चाहिए, सच बोलने के लिए माफी नहीं चाहिए। तो नहीं नहीं, मेरा जो इंटेंशन है वो बास्केटबॉल को ऊपर लाने का है और कुछ नहीं है। तो बाकी मेरे को कोई ये भी नहीं है, डर भी नहीं है। तो मैं जो मेरे दिल में है असली, मैं चाहता हूँ कि बास्केटबॉल ऊपर आए। कोई भी काम मेरे को ड्यूटी लगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं बास्केटबॉल के लिए कर भी रहा हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। तो ये मेरी एक मेरा निशाना है, मेरी इंटेंशन ये है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।